हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज सीए प्रियंका एंड डेविड गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम टॉपिक देखेंगे इशू फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से, वो हम स्टडी करेंगे। जितना यहाँ पे आपके एमसीक्यूज में पूछ सकता है मैं उतना ही बताऊंगी। हमें इतनी डिटेल में जर्नल एंट्रीज स्टडी करने की जरूरत नहीं है, वो आपके एमसीक्यूज एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट देखते हैं। प्रोसीजर्स फॉर रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी। हम इक्विटी इशू करके अपने फंड्स कैसे रेज कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक। सबसे पहले तो हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, ठीक है, पब्लिक से शेयर्स लेने के लिए। तो हम पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे एप्लीकेशन लेने के लिए। अब सब्सक्रिप्शन कैसे होगा। पहला है फुल सब्सक्रिप्शन, दैट इज एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर ऑल इशूड शेयर्स। जितने भी हमने शेयर्स इशू किए हैं उसके अगेंस्ट सारे पूरे एप्लीकेशंस हमें रिसीव हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन रिसीव्स आर लेस देन शेयर इशू। जितने भी शेयर्स इशू किए उससे कम एप्लीकेशंस रिसीव हुए, ठीक है। आपके एमसीक्यूज में आ सकता है फुल सब्सक्रिप्शन में पूरे एप्लीकेशंस रिसीव हो गए हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेशंस कम रिसीव हुए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन में एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव हुए, ठीक है। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में देखेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, अगर उतना हमें नहीं मिलता है तो हम सारी एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देंगे, ठीक है। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलता है तो डायरेक्टर्स मेक अलॉटमेंट फॉर शेयर अप्लाइड। तो जितने भी एप्लीकेशन मिले हैं उसका डायरेक्टर्स अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन का प्रोसीजर होगा, फिर अलॉटमेंट का प्रोसीजर होगा। एंड अलॉटमेंट होने के बाद अलॉटमेंट मनी मिलेगा। फर्दर कॉल्स मेड एंड कॉल्स मनी रिसीव, कॉल मनी भी मिलेगा। जो भी हम शेयर्स पे कॉल करते हैं वो मनी रिसीव होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रो राटा अलॉटमेंट मेड बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे। प्रो राटा मतलब क्या होता है ये हम आगे स्टडी करेंगे। और सेम होगा फुल सब्सक्रिप्शन के केस में भी। अब ये देखते हैं शेयर्स इशूड फॉर कैश। कैश के बदले में शेयर्स इशू किए जाते हैं, ठीक है। कंपनी कैश लेती है और शेयर्स देती है जो भी शेयर होल्डर्स रहते हैं उन्हें। तो एक तो होता है शेयर्स इशूड एट फेयर वैल्यू, फेस वैल्यू। शेयर्स फेस वैल्यू पर इशू होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। और जो भी शेयर्स अगर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उसकी एंट्री कहाँ पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है। एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 53 क्या बोलता है। अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्शन है, इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर सकती है। एंड देयरफॉर एनी इशू ऑन डिस्काउंट बाय द कंपनी विल बी वॉइड विद कंपनी एंड पनिशेबल विद फाइन। अगर कंपनी ने डिस्काउंट में शेयर्स इशू किए तो वो वॉइड हो जाएगा और उस पर पेनल्टी चार्ज होगी। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। जो भी फंड्स ओनर इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, एज अ कैपिटल। बिजनेस का जो भी कैपिटल है वो किस पे डिपेंड करेगा, जैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन है, ठीक है। प्रोप्राइटर कैपिटल प्रोवाइड करता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। और पार्टनरशिप के केस में एक से ज्यादा प्रोप्राइटर होते हैं जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। as the maximum number of members in the partnership form is restricted। कुछ restriction रहता है कि कितने maximum number of members होनी चाहिए। therefore only limited capital can be provided in such form of businesses। इस तरह के बिजनेस में सिर्फ लिमिटेड कैपिटल ही प्रोवाइड किया जाता है। पार्टनर्स एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल ही प्रोवाइड कर सकते हैं। Moreover, the liability of the proprietor is unlimited in case of non-corporate business। नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस के केस में प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया एंड पार्टनरशिप हो गया। कैपिटल फंडिंग प्रोसेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। अब अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इसका ओनरशिप किसके पास है, प्रोप्राइटर के पास, क्योंकि ये अकेला एक ओनर है बिजनेस का। ये कैसा कैपिटल, जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे उसको हम कैपिटल ही बोलेंगे। इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है। ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप केस में ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। अगर पार्टनरशिप है तो ओनरशिप किसके पास है, पार्टनर्स के पास। तो ये हो गया पार्टनर्स का कैपिटल, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेंगी। आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर कंपनी है तो
इनके ओनर्स कौन है? जिसके पास भी ओनरशिप है उसको कहेंगे शेयर होल्डर्स। इनकी जो भी ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं शेयर कैपिटल। और इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेंगी, लिमिटेड टू इशू प्राइस ऑफ शेयर्स हेल्ड। जितना उन्होंने इशू प्राइस है शेयर्स का रखे हैं उतनी ही लाइबिलिटी उनकी रहेंगी। अब देखते हैं शेयर कैपिटल क्या होता है। टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कंपनी का जितना भी कैपिटल होता है उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे, ठीक है, इनडिविजिबल यूनिट्स में। एक फिक्स्ड अमाउंट के यूनिट्स होते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे छोटे यूनिट्स में। और हर एक यूनिट को बोलेंगे शेयर, ठीक है, एक यूनिट को क्या बोलेंगे? शेयर। द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ अ शेयर प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, जो भी शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंट की जाती है उसको बोलते हैं नॉमिनल या फिर पार वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। However, a company can issue shares at a price different from the face value of share. कंपनी ऐसा भी हो सकता है कि फेस वैल्यू कंपनी की 10 है लेकिन इशू प्राइस 12 हो या 9 हो या 11 हो या कुछ और हो, ठीक है, इससे डिफरेंट भी हो सकती है इशू प्राइस। द लाइबिलिटी ऑफ होल्डर ऑफ शेयर्स कॉल्ड शेयर होल्डर्स, जो भी होल्डर ऑफ शेयर्स है उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। कितनी लिमिटेड? जितना भी उनके शेयर का इशू प्राइस है, जितने भी उन्होंने शेयर्स अक्वायर किए हैं उतनी ही उनकी लाइबिलिटी रहेंगी। अब जो भी इशू प्राइस है जरूरी नहीं है कि वो मार्केट प्राइस भी हो, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। इस आजकल में क्या होता है, शेयर्स आर जनरली प्राइस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? बुक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच कंपनी डिटरमाइंस इट्स शेयर्स प्राइस। इस प्रोसेस से कंपनी शेयर प्राइस डिटरमाइन करती है। इस मेथड में कंपनी क्या देखती है? एक प्राइस बैंड शेयर का, और किस बेसिस पे बिड्स मिल रहे हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से बिड्स मिल रहे हैं अलग अलग प्राइस पे। विद इन द प्राइस बैंड फाइनली फिक्स इट्स इशू प्राइस। जो भी कंपनी का प्राइस बैंड है अगर उसके अंदर वो लिमिट सेट हो रही है तो वो कंपनी की शेयर की इशू प्राइस फिक्स हो जाती है। द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, ठीक है। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कंपनी के केस में कैपिटल को क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो सेबी रेगुलेशंस। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, सेबी रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत होती है। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। सबसे पहले है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ये वैसे मैंने आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में भी एक्सप्लेन कर दी थी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल क्या होता है? कंपनी एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देती है, ठीक है, कितना उसको कैपिटल की जरूरत है। जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो किस में मेंशन होता है? कैपिटल क्लॉज में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में वो मेंशन होता है। रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर किया जाता है। इट पुट्स अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। हम ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा अमाउंट का इशू नहीं कर सकते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम लिमिट which a company is authorized to raise during its lifetime and is called authorized capital. It is shown in the balance sheet at face value. ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, फेस वैल्यू पे दिखती है। फिर आता है इशूड शेयर कैपिटल। अ कंपनी डिड नॉट इशू टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल। जरूरी नहीं है कि जितना भी उसने ऑथोराइज्ड एज अ मैक्सिमम लिमिट सेट की है उतना ही कंपनी पूरा इशू करेंगे। जितना भी पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी इशू करती है उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है? उसमें क्या इंक्लूड रहता है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। जितने भी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है कंपनी ने इशू की है फॉर कैश, कैश में, एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश टू प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी एंड अदर्स। कंपनी के जो भी प्रमोटर्स रहते हैं जो कंपनी को चलाते हैं और बाकी मेंबर्स। इट इज ऑल्सो शोन इन द बैलेंस शीट एट नॉमिनल वैल्यू। और जो भी रिमेनिंग पोर्शन है ऑथोराइज्ड कैपिटल का जो इशू नहीं हुआ है या फिर या तो कैश में या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, उसको कहते हैं अन इशूड कैपिटल। इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, सिर्फ इशूड कैपिटल को ही शो करेंगे। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है? वो इशूड शेयर कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है, ठीक है, जो पब्लिक अप्लाई करती है और कंपनी अलॉट करती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स का भी इंक्लूजन रहेगा। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कंपनीज जनरली रिसीव द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। जो भी शेयर्स की इशू प्राइस है वो इंस्टॉलमेंट में कंपनी लेती है। द पोर्शन ऑफ द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स which a company has demanded or called from shareholders is known as called up capital। जो भी कंपनी शेयर होल्डर से इशू प्राइस का पोर्शन लेती है उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। और बैलेंस जो भी कंपनी डिसाइड करती है कि वो आगे शेयर होल्डर से फ्यूचर में लेंगे उसको कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। अब देखते हैं पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है। इट इज द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल
ये कॉल्ड अप कैपिटल का पोर्शन है विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स पे करते हैं। whenever a particular amount is called by the company, जो अगर वो पर्टिकुलर अमाउंट कंपनी कॉल करती है एंड द शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट, अगर वो शेयर होल्डर्स ने अमाउंट पे नहीं किए, ठीक है, पूरा पे नहीं किए या तो पार्शियली पे नहीं किए, तो उसको क्या बोलेंगे, अनपेड कॉल्स या फिर इंस्टॉलमेंट और कॉल्स इन अरियर्स। दस इंस्टॉलमेंट्स इन अरियर्स मीन्स द अमाउंट नॉट पेड। अरियर्स का मतलब जो अभी तक पे नहीं किए उसे कहते हैं अरियर्स, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ऑल्दो इट हैज बीन डिमांडेड बाय कंपनी, कंपनी ने डिमांड कर दिया है लेकिन अब तक शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किए हैं उस पर, एज पेमेंट टुवर्ड्स द इशू प्राइस ऑफ शेयर। अब पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इन अरियर्स है उसको डिडक्ट करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल में से, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल इज इक्वल्स टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस इंस्टॉलमेंट इन अरियर्स। कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस क्या होता है, वो कैपिटल का वो पोर्शन है विच इज येट टू बी कॉल्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी अभी तक कॉल करने की है बट हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय शेयर होल्डर्स, इसका अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर कंपनी ने कॉल की है लेकिन अभी तक शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस मतलब जो कंपनी ने कॉल नहीं किया अब तक लेकिन शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है। बैलेंस शीट में कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल को एक साथ शो करते हैं, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है। अब देखेंगे रिजर्व शेयर कैपिटल। सेक्शन 65 क्या बोलता है कंपनीज एक्ट का, कि कंपनी डिसाइड कर सकती है रिजोल्यूशन पास करके कि सब्सक्राइब्ड अनकॉल कैपिटल का कुछ पोर्शन जो अब तक कॉल्ड अप नहीं हुआ है, एक्सेप्शन क्या है, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर वाइंड अप का केस है तो वो एक्सेप्शन है। पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल, जितना भी अनकॉल्ड कैपिटल है जो कंपनी ने डिसाइड की है कॉल करने को, ओनली इन द केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। सिर्फ लिक्विडेशन के केस में ही कंपनी कॉल करेंगी अनकॉल्ड कैपिटल, उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल डिफरेंट होता है कैपिटल रिजर्व से। कैपिटल रिजर्व क्या है, रिजर्व्स इन सरप्लस का पार्ट है, ठीक है, एंड रिफर्स टू दोज रिजर्व्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। हम कैपिटल रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। दस रिजर्व कैपिटल विच इज पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल, जो कि अनकॉल्ड कैपिटल का पोर्शन है टू बी कॉल्ड अप इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है, ठीक है, अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो हम अनकॉल्ड कैपिटल को भी कॉल करते हैं। वो बहुत ही डिफरेंट है, किससे डिफरेंट है, कैपिटल रिजर्व से। कैपिटल रिजर्व से प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट जो होता है उसी में से हम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मुलेस दिए गए, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब इशूड कैपिटल प्लस अनइशूड कैपिटल, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर देखी उसी का समरी है ये। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन इशूड कैपिटल रिजल्टिंग इन थ्री सिचुएशंस रिस्पेक्टिवली। एक तो फुल्ली सब्सक्राइब हो सकते हैं, एक ओवर सब्सक्राइब हो सकते हैं और एक अंडर सब्सक्राइब हो सकते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या होता है, पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन अरियर्स इफ एनी माइनस कॉल्स इन एडवांस इन इफ एनी। पेड अप कैपिटल में से अगर अरियर्स है तो उसको ऐड करना है, एडवांस है तो उसको माइनस करना है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स जो कंपनी इशू करते हैं उनको हम किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रेफरेंस शेयर्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 43 बोलता है कि जो भी पर्सन प्रेफरेंस शेयर्स को होल्ड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स, ठीक है, आर अश्योर्ड ऑफ अ प्रेफरेंशियल डिविडेंड। उनको प्रेफरेंशियल डिविडेंड मिलता है, एक फिक्स्ड रेट पे उन्हें डिविडेंड मिलेगा पूरी कंपनी की लाइफ टाइम में, ठीक है। दे ऑल्सो कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर अदर शेयर होल्डर्स। उनको शेयर होल्डर से ज्यादा राइट्स है टू बी पेड फर्स्ट। अगर सपोज कंपनी का वाइंड अप होता है, कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो जो भी बैलेंस है कैश जो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नंबर सबसे पहले आएगा। दस दे एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स इन द मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। एक तो डिविडेंड की पेमेंट के केस में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट्स आएगा और फिर अगर कैपिटल को रीपे करना है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलेगा। लेकिन इन होल्डर जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको वोटिंग राइट नहीं रहते, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। इनको वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं। कंपनी यूज दिस मोड ऑफ फाइनेंसिंग एज इट इज चीपर देन रेजिंग डेट। कंपनी ये मोड क्यों यूज करता है, क्योंकि ये जो अगर हमें डेट रेज करना है, ठीक है, अगर हमें उधार लेना है तो इससे सस्ता है कि ये मोड यूज करो। डिविडेंड इज जनरली क्यूमुलेटिव इन नेचर, ठीक है, डिविडेंड क्यूमुलेटिव होते हैं एंड डिड नॉट टू बी पेड एवरी ईयर इन केस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट कभी किसी साल कम हो रहा है तो हर साल डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं है।
इसको हम क्यूमुलेटिव बेसिस पे ट्रीट करते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब हम एक साथ डिविडेंड को जमा करते हैं और एंड में पूरा का पूरा पे कर देते हैं शेयर होल्डर्स को। The Companies Act 2013 prohibits the issue of any preference shares which is irredeemable. Irredeemable preference shares का issue is prohibited. ठीक है, ये आपको MCQs में आ सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव होते हैं एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। ठीक है, इनको वोटिंग राइट्स नहीं रहता है अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड अदरवाइज। अगर एक्सप्रेसली कुछ दिया है उस कंपनी में तो ही हम वैसा ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। अब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर देखते हैं। A cumulative preference share is one that carries the right to fix a amount of डिविडेंड, जिनके पास राइट होता है कि जितना भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करना है और किस रेट पे करना है वो उनको फिक्स कर सकते हैं। सच अ डिविडेंड इज पेएबल इवन आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, अगर करंट प्रॉफिट हमारे पास नहीं है तो हम आगे के प्रॉफिट में भी उनको डिविडेंड पे कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स अक्यूमुलेट्स। ठीक है, इस शेयर पे डिविडेंड अक्यूमुलेट हो जाता है जब तक कि वो फुल्ली पे नहीं हुआ है और इसीलिए इस शेयर्स को बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। द अरियर्स ऑफ डिविडेंड्स, जो भी अब डिविडेंड्स पेंडिंग है देना, ठीक है, उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कंटिंजेंट लायबिलिटी में आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है। इंडिया में प्रेफरेंस शेयर को क्यूमुलेटिव कंसिडर करते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो, अगर या तो कुछ सेपरेटली मेंशन नहीं किया गया है तो। In case the dividend remains in arrears for a period of not less than 2 years। ठीक है, मिनिमम 2 years तक के अगर डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं तो जो भी शेयर के होल्डर्स है उनको क्या राइट मिलेंगे, पार्ट करो रिजोल्यूशन में। ठीक है, हिस्सा लो और वोट करो। ठीक है, हर मैटर में वोट करो इन द जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैरीज विद इट द राइट टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है डिविडेंड का। इन केस नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन अ ईयर, अगर उस साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो रहा है कोई भी रीजन की वजह से तो उनको डिविडेंड उस साल का नहीं मिलता है। ठीक है, उनका राइट एक्सपायर हो जाता है। इट इम्प्लाइज दैट होल्डर ऑफ अ शेयर इज नॉट एंटाइटल्ड टू अरियर्स ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर। उनको आगे भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, जो भी आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है वो। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉट विद स्टैंडिंग द राइट टू अ फिक्स डिविडेंड, इनको तो फिक्स डिविडेंड का राइट मिलता ही है। दिस कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स confer on the right conferred on the holder the right to participate in the surplus profit। अगर कुछ सरप्लस हो रहा है कंपनी में तो उसका भी जो प्रॉफिट रहेगा इनको उनका राइट है कि हम वो प्रॉफिट ले सके। इफ एनी आफ्टर द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड डिविडेंड एट अ स्टिपुलेटेड रेट। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाता है उसके बाद जो भी सरप्लस प्रॉफिट है तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को मिल सकता है। सिमिलरली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इनको क्या राइट मिलता है? टू रिसीव अ प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन ऑफ सरप्लस। ठीक है, जितना भी पहले से सरप्लस फिक्स किया गया है उनको ये मिलेगा एज वेल वंस द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड ऑफ। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपना पोर्शन मिल गया है तो फिर बाद में इनको भी उसका राइट है सरप्लस मिलने का। Non-participating preference shares, a share on which only a fixed rate of dividend is paid every year। हर साल एक fixed rate of dividend रहेगा जो पेबल रहेगा without any accompanying additional rights। कोई एडिशनल राइट्स नहीं रहेंगे कोई प्रॉफिट्स में और सरप्लस में। वाइंडिंग अप के केस में सिर्फ एक उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, उनको कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द प्रेफरेंस शेयर्स आर जनरली नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, जब तक कि अगर कुछ स्पेसिफिकली दिया नहीं है कहीं तो प्रेफरेंस शेयर्स को हम नॉन पार्टिसिपेटिंग ही ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दीज आर शेयर्स दैट अ कंपनी में इशू ऑन द कंडीशन दैट, कंपनी इशू कर सकती है किस कंडीशन पे कि कंपनी रीपे करेंगी आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, और या तो फिर जल्दी भी एट कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, द रीपेमेंट ऑन दीज शेयर्स इज कॉल्ड रिडम्पशन। शेयर्स को रिडीम करना मतलब शेयर्स वापस से कंपनी रीपे कर देंगी। जो भी कंपनी ने शेयर्स इशू करके जो अमाउंट ली है कंपनी उन शेयर होल्डर्स को वापस उनका अमाउंट पैसे पे कर देंगी एंड इज गवर्न बाय सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
Non-redeemable preference shares, the preference shares which does not carry with them the arrangement regarding redemption, जिसमें redemption का कोई स्कोप नहीं है, उसको कहते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सेक्शन 55 क्या बोलता है? नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है वो क्या नहीं करेंगी, इशू नहीं करेंगी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स, अगर 20 ईयर्स की एक्सपायरी डेट हो गई है डेट ऑफ इशू से, तो उसके बाद वो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल इशू नहीं करेंगी। However, a company may issue preference shares redeemable after 20 years for such infrastructure projects. अपने infrastructure projects के लिए वो इशू कर सकती है एज मे बी स्पेसिफाइड, अगर वो कंपनीज एक्ट में दिया है तो उस पर्पज के लिए कंपनी वो रिडीम कर सकती है। These shares gives the right to the holder to get them converted into equity shares. इससे होल्डर को राइट मिलता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकता है एट देयर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर इशू, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। Non-convertible preference shares, when the holder of a preference share has not been conferred the right to get his holding converted, जब अगर होल्डर के पास राइट नहीं रहता है, जब उसके पास अधिकार नहीं रहता है कि वो कन्वर्ट करे अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में, उसे कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन कन्वर्टेबल अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन कन्वर्टेबल इन नेचर। अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन क्यूमुलेटिव, तो ये नोट में जो भी हमने ऊपर देखे कि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड में क्या एक्सेप्शन है वो इस नोट में दिया गया है। अनलेस मेंशन अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल एंड रिडीमेबल इन नेचर। ठीक है, ये तीन नॉन है और इसके इसमें नॉन रिडीमेबल नहीं है, वो रिडीमेबल इन नेचर है। देन आता है इक्विटी शेयर्स। Equity shares are those shares which are not preference shares. Obviously, it means that they do not enjoy any preferential rights. इनको अगर डिविडेंड या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का पेमेंट हो रहा है तो वाइंडिंग अप के केस में इनको पहले राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है इनको प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलेंगे। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी डिविडेंड का रेट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे और वो ईयर टू ईयर चेंज होता रहेगा। जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है वो किस पे डिपेंड करेगा? जो भी डिविडेंड की पॉलिसी है और जितना प्रॉफिट्स अवेलेबल है राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के बाद। दीज शेयर्स कैरी वोटिंग राइट्स, ये शेयर्स वोटिंग राइट्स भी कैरी करते हैं। ठीक है, इनको वोटिंग करने का भी राइट होता है। कंपनीज एक्ट 2013 परमिट्स इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट्स, परमिट करता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू करो अलग अलग राइट्स में। ठीक है, डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, voting or otherwise in accordance with the prescribed rules. The shares can be issued by the company either for cash or for consideration other than cash. ठीक है, अब पहला देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। कैश के केस में कंपनी क्या ट्रीटमेंट करेंगी? टू इशू शेयर्स प्राइवेट कंपनीज डिपेंड अपॉन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी किस पे डिपेंड करती है? प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है और जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि अब हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। टू डिस्कस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वी शैल कॉन्सेंट्रेट ऑन पब्लिक कंपनीज हु इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इक्विटी शेयर्स, जो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि हम तुम हमारे इक्विटी शेयर्स में सब्सक्रिप्शन दो। Similar accounting treatment is applicable in other cases. ठीक है, however for journal entries in case of issue of preference shares के केस में, issue के केस में the word equity is replaced with the word preference. सेम जर्नल एंट्रीज रहेंगी, बस इक्विटी के केस में प्रेफरेंस वर्ड आएगा। अ पब्लिक कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। ठीक है, ये अभी हमने स्टडी किया। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे एप्लीकेशंस डिपॉजिट किए जाते हैं शेड्यूल बैंक में। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज एप्लीकेशन जमा करती है शेड्यूल बैंक में अलॉन्ग विद द अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन के टाइम में कितना अमाउंट पेबल है कैश में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होता है एप्लीकेशन के साथ, उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। जो भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होता है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होता है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। सेक्शन 39 बोलता है कंपनीज एक्ट का कि एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स की जितनी भी फेस वैल्यू है उसका मिनिमम 5% होना चाहिए एप्लीकेशन मनी। आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द इशू, ठीक है, जब भी इशू की क्लोजिंग डेट होती है, जो लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशंस,
कंपनी डिसाइड्स अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फिर कंपनी एक बार एप्लीकेशन का प्रोसीजर हो गया, फिर कंपनी अलॉटमेंट का प्रोसीजर करती है इन कंसल्टेशन विद सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज कंसर्न। इसकी कंसल्टेशन लेंगी वो। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर्स अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को नहीं मिल सकते तब तक के कंपनी शेयर्स को अलॉट करने का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकती। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती है शेयर्स का। कब तक? जब तक उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिले नहीं है। ठीक है, जो भी प्रोस्पेक्टस में लिखा है वो उतने सब्सक्राइब नहीं हुए हैं और जो भी एप्लीकेशन मनी पेबल था वो पे नहीं किया गया और कंपनी को रिसीव अब तक नहीं हुआ है। द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी डिस्क्लोज्ड इन प्रोस्पेक्टस बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्क्लोज करेंगे प्रोस्पेक्टस में, टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। और क्या चीजें ध्यान में रखना है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं ये पॉइंट्स। एक पहला हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के फॉर्मेशन के पहले जो भी एक्सपेंस होते हैं उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कमीशन पेबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करते हैं तो कमीशन भी पे करना पड़ता है, तो अगर कमीशन पेबल है तो वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ध्यान में रखेंगे। अमाउंट ऑफ कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिस्क्लोज करना है प्रोस्पेक्टस में। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट परचेज्ड और टू बी परचेज, जो भी परचेज करने वाले या जो भी परचेज कर दिया है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, कितनी कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। एंड एनी अदर एक्सपेंडिचर फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के बाकी डेली ऑपरेशंस के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर होने हैं वो भी। अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना डिस्क्लोज करना है वो ध्यान में रखते हुए कंपनी ये सब मैटर्स को कंसिडर करेंगे। अब सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन एन इशू शेल नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द ऑफर। ठीक है, मिनिमम 90% तो होना ही चाहिए थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना भी मिलना है वो किसके बेसिस पर रहेंगे? शैल बी सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, जितनी भी मिनिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय SCRA, जो भी SCRA रूल्स है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957। इफ द कंपनी डज नॉट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90%, अगर कंपनी, देखो सबसे पहले तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए 90% ऑफ ऑफर, जितना भी ऑफर डॉक्यूमेंट में है 90% ऑफ ऑफर। अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो ऑल एप्लीकेशन मनीज रिसीव, तो जितनी भी कंपनी ने एप्लीकेशन मनी ली है वो एप्लीकेंट्स को रिफंड कर देगी। ठीक है, बट नॉट लेटर देन, लेकिन रिफंड कब करना है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ इशू, 15 डेज के बाद रिफंड नहीं करेंगे, बट नॉट लेटर देन 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ इशू इन केस ऑफ नॉन अंडर रिटर्न इशू। अगर नॉन अंडर रिटर्न इशू है तो 15 डेज का टाइम लिमिट है, और 70 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ इशू इन केस ऑफ एन अंडर रिटर्न इशू। अगर अंडर रिटर्न इशू है उनके केस में 70 डेज। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है। नॉन अंडर रिटर्न इशू के केस में 15 डेज है और अंडर रिटर्न इशू के केस में 70 डेज है। वेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स डेवलपमेंट devolvement obligations, minimum subscription including devolvement obligations paid by the underwriters is not received within 60 days of the closure of issue। जो भी minimum subscription उसमें क्या आएगा? devolvement obligation, जो भी obligation पे किया है underwriters ने वो नहीं मिलना चाहिए within 60 days of the closure of the issue। इसकी टाइम लिमिट है 60 days। कंपनी रिजर्व करती है राइट टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट। एप्लीकेशन को या तो रिजेक्ट करेंगे या तो एक्सेप्ट करेंगे, फुल्ली रिजेक्ट और एक्सेप्ट करेंगे या फिर पार्शियली रिजेक्ट और एक्सेप्ट करेंगे। जो भी सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स है, ठीक है, वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं कंपनी के और उनको क्या पे करना पड़ता है? सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। और जो भी अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स है उनको वापस पैसे मिल जाते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ डिले, अगर डिले हो गया पैसा देने में तो कंपनी लाइबल होती है कि उनको इंटरेस्ट भी पे करे। जितना भी वो अमाउंट रिफंड कर रही है कंपनी, तो कंपनी उनको इंटरेस्ट भी पे करेगी। उसके बाद के जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कंपनी कॉल करेंगी उसको कहते हैं कॉल्स। अब सेक्शन 39 बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 का कि एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ये बेसिक याद रखना, एटलीस्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। However, as per SEBI regulation, SEBI के हिसाब से मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू बी पेड बाय एप्लीकेंट, जितना भी एप्लीकेंट को पे करना है मिनिमम एप्लीकेशन मनी along with application money shall not be less than 25% of द इशू प्राइस। मिनिमम 25% ऑफ इशू प्राइस एप्लीकेशन मनी पे करना होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013,
मैटर्स रिलेटेड टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी मैटर्स इशू ऑफ सिक्योरिटीज एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के रिलेटेड है वो कौन एडमिनिस्टर करेगा? सेबी, और ना कि कंपनी लॉ बोर्ड। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ये सेबी देखेगा, ये इसके सारे जो भी रिलेटेड मैटर्स है इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के वो सेबी एडमिनिस्टर करेगा। The issue price of shares is generally received by the company in installments. कंपनी को इंस्टॉलमेंट में मिलता है जो भी शेयर की इशू प्राइस है, और इस इंस्टॉलमेंट्स को क्या बोलते हैं? अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो एप्लीकेशन मनी बोलेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट है तो अलॉटमेंट मनी बोलेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट कॉल मनी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट के केस में सेकंड कॉल मनी एंड सो ऑन, और जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेंगी उसको कहते हैं फाइनल कॉल मनी। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज, हम इसका बस थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज का। अपॉन द इशू ऑफ शेयर कैपिटल बाय द कंपनी। अब अगर कंपनी को सबसे पहले क्या प्रोसीजर थी? एप्लीकेशन की, ठीक है। तो अगर कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल गया है तो कंपनी की एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशन मिलने के बाद कंपनी अलॉटमेंट करती है शेयर्स का, तो शेयर्स अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। जितना भी अमाउंट ड्यू है अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन अमाउंट एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जितना भी एप्लीकेशन अमाउंट उसे मिला है, ठीक है, अलॉटेड शेयर्स पे, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे जितनी भी अमाउंट ड्यू है अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन पे। फिर उसके बाद उसको अलॉटमेंट मनी भी मिल जाता है, ठीक है। थर्ड प्रोसीजर हमने देखी थी ऑन रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अब कॉल्स मेड के केस में क्या होंगी? शेयर कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर कॉल भी किए हैं तो शेयर कैपिटल और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब शेयर कॉल अकाउंट को डेबिट करके शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। ऑन रिसीट ऑफ कॉल मनी, अब कॉल मनी भी मिल गया, ठीक है। पहले तो कंपनी ने क्या किया? कॉल्स किया है, फिर उन्हें शेयर होल्डर से कॉल मनी भी मिल गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। जो पहले हमने शेयर कॉल अकाउंट को खड़ा किए थे उनको हम रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स। अब जो भी इशू की अकाउंटिंग है वो किस पे डिपेंड होती है? कितना सब्सक्रिप्शन लिया है, ठीक है। फुल्ली लिया है या पार्टली लिया है या ओवर लिया है या अंडर लिया है। Whenever a company decides to issue shares to public, जब भी कंपनी डिसाइड करती है कि उसको पब्लिक को शेयर इशू करने हैं तो वो क्या करेंगी? वो एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए। पब्लिक से सब्सक्रिप्शन लेंगी, उसके लिए वो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी, ठीक है, उसके लिए वो प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय इट। जरूरी नहीं है कि कंपनी को एप्लीकेशन मिले जितना भी कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया है। हमने ये ऊपर देखे थे इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो फुल सब्सक्रिप्शन हो सकता है, एक तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है और एक ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। अब पहला केस देखते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन। इशू को फुल्ली सब्सक्राइब्ड कब बोलते हैं? कब? जब नंबर ऑफ शेयर्स जो भी ऑफर किए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए और नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है, वो सेम रहे। अब इसकी अकाउंट, आपको ये एमसीक्यूज में सिर्फ इतना ही आप देख लेना तो ये इट इज एनफ। आपको उतना ज़्यादा डिटेल में जर्नल एंट्रीज वगैरह प्रिपेयर करने के लिए नहीं पूछेगा। ये जर्नल एंट्रीज वही हमें इसमें दी गई है इलस्ट्रेशन 2 में जो हमने ऊपर देखे थे, लेकिन आपको एमसीक्यूज में ऐसी जर्नल एंट्रीज नहीं आएंगी। नेक्स्ट है अंडर सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, ठीक है। जितना भी सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किए हैं वो ज़्यादा है लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कम किए, मतलब पब्लिक ने अंडर सब्सक्राइब किए। इस केस में जर्नल एंट्रीज जैसे पहली दी गई है वैसी रहेंगी, बस क्या चेंज रहेगा? कैलकुलेशन ऑफ एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, एंड फॉर दैट मैटर द कॉल मनी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली अप्लाइड एंड अलॉटमेंट। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली अप्लाई किए गए और एक्चुअली अलॉट किए गए उसके बेसिस पे कॉल मनी का कैलकुलेशन होगा। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट शेयर्स कैन बी अलॉटेड इन दिस केस ओनली व्हेन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव। जब भी कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलता है तभी कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है। कि हमने ऊपर भी देखे थे, ये वापस से वही लाइन रिपीट की गई है। अब इलिस्ट्रेशन 3 में भी पूरा क्वेश्चन है, ये आपको एमसीक्यूज में नहीं आएगा। अब देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन इन एक्चुअल प्रैक्टिस। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है? इशू ऑफ शेयर्स इज आइदर अंडर और ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। इफ एन इशू इज ओवर सब्सक्राइब के केस में क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए हैं एंड एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दिए गए हैं, और दूसरों के केस में ओनली अ पार्ट ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर मे बी अलॉटेड। जितने भी शेयर्स का एप्लीकेशन किया गया है वही अलॉटमेंट होगा एंड द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड कैन बी यूटिलाइज्ड। और जो एक्सेस अमाउंट मिला है कंपनी को वो कंपनी कैसे यूटिलाइज करेंगी?
towards allotment or call money which has fallen due or will soon fall due for payment, जो अभी fall due है मतलब उसका पेमेंट हमें करना है। अब इसकी एंट्रीज क्या होंगी? ऑन रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी टू एप्लीकेंट्स, अगर हमने एप्लीकेंट्स को एप्लीकेशन मनी का रिफंड कर दिया था जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किए गए, तो शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर आर अलॉटेड, तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करके अलॉटमेंट को क्रेडिट करना है, टू शेयर्स कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करना है, बैंक को क्रेडिट करना है, ठीक है। और इसको बोलते हैं दिस टाइप ऑफ शेयर अलॉटमेंट इज टर्म्ड एज प्रो राटा अलॉटमेंट। अब पैरा 2.8 में इसका डिटेल में डिस्कशन है। अब देखते हैं शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। शेयर्स आर रिगार्डेड टू बी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है, ऐसे कब हम बोलेंगे? इफ द इशू इज एट अमाउंट लेस देन नॉमिनल और पार वैल्यू, जितने भी शेयर्स की पार वैल्यू है लेकिन इशू अमाउंट उससे कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर पार वैल्यू शेयर्स की है ₹10 और इशू अमाउंट है ₹8, इट मीन्स शेयर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट द एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू ओवर द इशू प्राइस। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ₹2 का, ठीक है। हमारे केस में डिफरेंस है ₹2 का, उसको बोलेंगे डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, मैंने शेयर ऑफ ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100, शेयर की फेस वैल्यू ₹100 की, वो इशू किया गया है ₹98 में। इसका मतलब क्या है कि वो 2% के डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं शेयर्स। अब सेक्शन 53 बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 का कि कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, लेकिन इसका क्या एक्सेप्शन है? स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर कंपनी इशू कर रही है, जो कि कंपनीज किसको इशू करती है? एम्प्लॉयज को और डायरेक्टर्स को, तो उन केस में वो कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर सकती है। दस एनी डिस्काउंट ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट एनी इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट शैल बी वॉइड, अगर कंपनी कोई भी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रही है स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा, सो दैट विल बी वॉइड इन नेचर। शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, when a company issues its security at a price more than face value, ठीक है। अगर कंपनी अपनी इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा रखती है तो उसको उसको क्या बोलेंगे हम? कि कंपनी ने अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है। प्रीमियम क्या होता है? इज द एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर फेस वैल्यू, ठीक है। अगर फेस वैल्यू ₹10 है और इशू प्राइस है ₹13, तो इसका कितना प्रीमियम हो गया? 13 माइनस 10 इज ₹3। It is quite common for the financially strong and well managed companies to issue their shares at a प्रीमियम, ये बहुत कॉमन है, अगर जो भी कंपनी स्ट्रॉन्ग है तो अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करेंगे। प्रीमियम मतलब यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू 100 दी गई है और इशू प्राइस दिया है 105। इट मीन्स कंपनी हैज बिन इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। जब भी इशू प्रीमियम पे रहेगा तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम में टेक्निकली बी कॉल्ड एट एनी स्टेज ऑफ शेयर्स कैपिटल ट्रांजैक्शन। हाउएवर प्रीमियम इज जनरली कॉल्ड विद द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जितना भी अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू है उस पर प्रीमियम कॉल किया जाएगा, समटाइम्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मनी एंड रेयरली विद द कॉल मनी। कभी कभी एप्लीकेशन ऑफ मनी पे भी और बहुत कम रहेगा कि वो कॉल मनी पे भी प्रीमियम का कॉल होगा। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, जब भी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट। हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एक प्रिपेयर करते हैं और उसमें हम प्रीमियम अमाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, ये एक गेन है, ठीक है, जो भी कैपिटल नेचर का गेन है, कंपनी को एक कैपिटल गेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये रिजर्व्स इन सरप्लस के हेड में शो होगा, ठीक है। रिजर्व्स इन सरप्लस एज ए शेयर होल्डर फंड्स दिखाई देता है बैलेंस शीट में, शेड्यूल 3 ऐसा एक्सप्लेन करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 52 बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में बी यूज्ड बाय द कंपनी। अब जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट में बैलेंस है वो कंपनी किसके अगेंस्ट यूज करेंगी? टुवर्ड्स इशू ऑफ एन अनइशूड शेयर्स ऑफ अ कंपनी, जो भी कंपनी ने शेयर इशू नहीं किए हैं उसके अगेंस्ट कंपनी वो यूज करेंगी, टू बी यूज टू मेंबर्स ऑफ अ कंपनी एज फुली पेड बोनस सिक्योरिटीज, फुली पेड के हिसाब से उसको यूज करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज करेंगी, ठीक है, टू राइट ऑफ द एक्सपेंस ऑफ और कमीशन पेड, जो भी एक्सपेंस या कमीशन पे किया है या डिस्काउंट अलाउ किया है ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, to provide for premium on the redemption of redeemable preference shares। redeemable preference shares है उसका रिडम्पशन हो रहा है, उसके लिए वो प्रीमियम अगर देना है
तो सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस में से यूटिलाइज करेगी। और इन केस ऑफ डिबेंचर्स ऑल्सो, अगर डिबेंचर के केस में भी प्रीमियम देना है रिडम्पशन पे, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस में से यूटिलाइज करेंगे अमाउंट को फॉर द परचेज ऑफ ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। खुद के शेयर्स को परचेज करना, इसको कहते हैं हम बाय बैक करना, ठीक है। ओन शेयर्स परचेज करना या फिर ओन सिक्योरिटीज परचेज करना, दैट इज कॉल्ड एज बाय बैक। It may be noted that certain class of companies as prescribed under section 133 में जो भी companies prescribe की गई है, जिसके financial statements accounting standards के साथ comply करते हैं, वो security premium account को use नहीं कर सकती है for the purpose of B and D mentioned above। अब B and D क्या है? एक तो preliminary expenses का केस है और D है premium on redemption of redeemable preference shares और debentures। अब इस केस में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? प्रीमियम अमाउंट कॉल क्या है, ठीक है, तो इसकी एंट्री होंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितने भी शेयर्स अलॉट किए गए, इनटू प्रीमियम अमाउंट पर शेयर। फिर है प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड विद अलॉटमेंट मनी, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देन उसके बाद मनी मिल गया है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखेंगे हम प्रो राटा अलॉटमेंट का कंसेप्ट। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन इज द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या हो गया? जितने कंपनी ने शेयर्स ऑफर की थी, ठीक है, पब्लिक को, पब्लिक ने उससे ज्यादा ही एप्लीकेशन दी है, ठीक है, तो हमें ज्यादा एप्लीकेशन मनी मिला है। इट यूजुअली ऑकर्स इन द केस ऑफ गुड इश्यूज। इसे हम एक अच्छा साइन मानते हैं एंड डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स लाइक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है कंपनी में, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी है, जो भी प्राइस ऑफ इशू है, एटसेट्रा। When the shares are oversubscribed, company cannot satisfy all the applicants। अगर shares oversubscribe हो गए तो company सब applicants को satisfy नहीं कर सकती है। It means that a decision is to be made on how the shares are going to be allotted। कैसे shares allot होने वाला है उस पर decision रहेगा। Shares can be allotted to the applicants by the company। शेयर्स एप्लीकेशन को अलॉट हो जाते हैं, ठीक है, कंपनी अलॉट करती है इन एनी मैनर इट थिंक्स प्रॉपर। कंपनी रिजेक्ट करती है कुछ एप्लीकेशंस को फुल में, मतलब उनको कोई भी शेयर्स नहीं देती है और उनको उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देती है। यूजुअली मल्टीपल एप्लीकेशंस बाय द सेम पर्सन आर नॉट कंसिडर। अगर एक ही पर्सन ज़्यादा अप्लाई कर रहा है कंपनी के लिए शेयर्स के लिए, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा। अलॉटमेंट में बी गिवन टू द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स इन फुल, दैट इज फॉर द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड फॉर। जितना भी उन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको अलॉटमेंट देंगे। तो थर्ड अल्टरनेटिव इज दैट। अब तीसरा अल्टरनेटिव क्या है कि कंपनी अलॉट करेंगे एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस पे। प्रो राटा मतलब जितने भी शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया है उस प्रपोर्शन में, ठीक है, उस प्रपोर्शन में कंपनी शेयर्स अलॉट करेंगे। कंपनी ऑफर्स टू द पब्लिक 10,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अगर कंपनी पब्लिक को कितना ऑफर कर रही है? 10,000 शेयर्स सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशन आ रहे हैं 12,000 शेयर्स के लिए। ये मतलब ये क्या है? ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। इफ द शेयर्स आर टू बी अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, अगर शेयर्स प्रो राटा बेसिस पर अलॉट किए गए हैं तो एप्लीकेंट्स जो 12,000 शेयर्स के, ठीक है, उनको 10,000 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, दैट इज ऑन द 12,000 इज टू 10,000, मतलब 6:5 का रेशियो में उनको अलॉट किए जाएंगे। अब कैसे है 12,000 इज टू 10,000? कंपनी को कितना अलॉटमेंट मिला है? 12,000 का, और कंपनी कितने शेयर्स ऑफर किए? 10,000। तो इसका हम रेशियो देखेंगे, कितना अलॉटमेंट मिला है डिवाइड बाय कितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए हैं। इट मीन 6:5। एनी एप्लीकेंट हु हैज अप्लाइड फॉर 6 शेयर्स विल बी अलॉटेड 5 शेयर्स, ठीक है। अगर कंपनी ने जो भी एप्लीकेंट ने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको दिए जाएंगे 5 शेयर्स। इसका मतलब ये होता है। अब प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अगर ज्यादा एप्लीकेशन मनी मिल गया है उसको किसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा? द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स, जो भी अलॉटमेंट और कॉल्स पे अमाउंट ड्यू है। सरप्लस मनी जो है एडजस्टमेंट करने के बाद, जो भी फ्यूचर कॉल्स है उसका एडजस्ट करने के बाद जो भी सरप्लस मनी है वो एप्लीकेंट्स को रिटर्न कर दी जाएंगी और एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा
अलॉटमेंट प्रोसीजर के बारे में एक एडवर्टीजमेंट से, ठीक है, एडवर्टीजमेंट दी जाएंगी लीडिंग न्यूज़पेपर में। व्हेन देयर इज अ प्रो राटा अलॉटमेंट, अगर प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, the total application money paid by the applicant is more than the exact amount due on application, जितना भी अमाउंट एप्लीकेशन पे ड्यू था, ठीक है, जितना भी एप्लीकेशन के वे में पे करना था एप्लीकेंट को, तो उससे ज्यादा ही वो एप्लीकेंट पे करता है, ठीक है। एक्सेस अमाउंट को एडवांस ट्रीट किया जाएगा अलॉटमेंट के अगेंस्ट, जो भी एक्सेस अमाउंट है उसको एडवांस ट्रीट करेंगे। क्यों एडवांस ट्रीट करेंगे? क्योंकि एप्लीकेंट ने ज्यादा पे कर दिया है। और एनी अदर फ्यूचर कॉल्स, द नेट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो भी नेट है अलॉटमेंट पे ड्यू है, और एनी अदर कॉल्स इज द डिफरेंस बिटवीन, वो किसका डिफरेंस रहेगा? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी अदर कॉल्स एंड एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन, जो भी एक्सेस अमाउंट उसको एप्लीकेशन में मिला है। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी? अगर रिजेक्टेड एप्लीकेशन है, ठीक है, तो मतलब कंपनी पैसा रिफंड कर रही है एप्लीकेंट्स को, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और प्रो राटा अलॉटमेंट के केस में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कंपनी ने अलॉट किया है तो हम अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको एडजस्ट किया है। एडजस्ट कैसे किया है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, हमने उसको डेबिट कर दिया, इट मीन्स हमने उसको शेयर अलॉटमेंट में से माइनस कर दिया है। नेक्स्ट है कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। एट टाइम ऑफ रिसीविंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जो भी शेयर की वैल्यू है उस इंस्टॉलमेंट में मिलती है जब, तो शेयर कॉल्स मनी फुली रिसीव्ड इन फुल, अगर वो पूरे मिल जाते हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। किससे डेबिट करेंगे? अगर हमें पूरा पैसा मिला है तो हम पूरे अमाउंट से बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। कॉल्स इन अरियर्स, दैट इज मनी रिसीव्ड इज लेस देन ड्यू, जितना मिलने का था लेकिन उससे कम मिला है, मतलब अरियर्स यानी अभी उतने आउटस्टैंडिंग है। calls in arrears account is debited with the entry for बैंक अकाउंट। calls in arrears account डेबिट करेंगे हम, एंट्री बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस मतलब मनी फॉर फ्यूचर इंस्टॉलमेंट रिसीव बिफोर हैंड, हमें आगे का पैसा पहले ही मिल गया है, दैट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब है कॉल्स इन अरियर्स। अब समटाइम्स शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स, जो भी उनका ड्यू है अलॉटमेंट पे या कॉल्स पे, शेयर होल्डर्स फेल कर देते हैं वो पे करना, ठीक है, शेयर होल्डर्स वो पे नहीं करते हैं। जो भी टोटल अनपेड अमाउंट है जो शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया है एक या ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स में, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स या फिर अनपेड कॉल्स। वो अमाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है? अनकलेक्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो भी शेयर होल्डर्स ने अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं दिया है, दैट इज कॉल्ड एज कॉल्स इन अरियर्स, मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। अरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, वो अभी शेयर होल्डर से उतना पैसा आने का है या फिर शेयर होल्डर्स ने वो पे नहीं किया, इट मीन्स दे आर अनपेड कॉल्स। हेंस इट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, इसीलिए उसको एज अ डिडक्शन दिखाते हैं कॉल्ड अप कैपिटल में, टू अराइव एट पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की पेड अप वैल्यू कैलकुलेट करने में, मतलब कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स इज इक्वल्स टू पेड अप कैपिटल। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक में उतना पैसा आया है। कॉल्स इन अरियर्स मतलब कितना अनपेड कॉल्स है, यानी कितना पैसा अब तक नहीं आया है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टोटल एप्लीकेशन मनी ड्यू, और टू शेयर्स कॉल अकाउंट, जितना भी कॉल मनी ड्यू है। कॉल्स इन एडवांस, अब कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो पहले से ही पे करके रखते हैं पार्ट में या होल में, जो अभी तक कॉल्ड अप नहीं हुआ है, जो भी कंपनी ने कॉल नहीं की है, लेकिन शेयर होल्डर्स पहले से ही कंपनी को पे कर देते हैं। सच अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस, मतलब वो हमें एडवांस में मिल गया है। अब टेबल एफ बोलता है, ठीक है, टेबल एफ क्या बोलता है? इंटरेस्ट एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग 12% पर एनम, मैक्सिमम इंटरेस्ट है 12% पर एनम, वो पे करना है उस एडवांस कॉल मनी पे। वो अमाउंट किसमें क्रेडिट होगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। अब इसकी एंट्री क्या होंगी? सबसे पहले तो शेयर होल्डर से पैसा मिल गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है, जब व्हेन कॉल बिकम्स एक्चुअली ड्यू। अब कॉल जब एक्चुअली ड्यू हो रहा है तो कॉल्स इन एडवांस, जो हमें पहले पैसा मिल गया है उसको हम कब एडजस्ट करेंगे? एट द टाइम ऑफ कॉल, है ना, जब कॉल ड्यू हो रहा है हम उसको एडजस्ट करेंगे क्योंकि वो पैसा हमें पहले ही मिल गया है। फॉर दिस द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, हमने यहाँ पे रिवर्स एंट्री पास कर दी। देन बैंक अकाउंट डेबिट, हमें रिमेनिंग कॉल मनी मिल गया है, और पर्टिकुलर कॉल अकाउंट, जो भी वो पर्टिकुलर कॉल मनी है उसको हम क्रेडिट करेंगे। बीइंग कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड एंड कॉल मनी ड्यू रिसीव्ड।
अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इसमें क्या डिफरेंस है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स ये क्या होता है, इट इज पेबल बाय शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स पे करते हैं कंपनी को, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को क्या करना था, उस उनको पैसे देने थे लेकिन उन्होंने कंपनी को पैसे नहीं दिए, मतलब वो इंटरेस्ट और पे करेंगे कंपनीज को ऑन द कॉल्स ड्यू बट रिमेनिंग अनपेड, ठीक है। लेकिन कॉल्स इन एडवांस के केस में कंपनी पे करेंगी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने एडवांस में ही कंपनी को पैसे दे दिए, तो अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंपनी उनको इंटरेस्ट पे करेंगी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, टेबल एफ बोलता है कि इसका मैक्सिमम प्रिस्क्राइब रेट है 10%, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस में टेबल एफ बोलता है कि इसका मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड रेट है 12%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स में क्या पीरियड कंसिडर करते हैं, फ्रॉम द डेट कॉल मनी वॉज ड्यू टू द डेट मनी इज फुल्ली रिसीव्ड। ऑब्वियसली अगर आप लॉजिकली सोचो तो जब भी वो कॉल मनी ड्यू था, मतलब उस दिन पे करना था शेयर होल्डर्स को कंपनी को, ठीक है, लेकिन कंपनी को कब रिसीव हुआ है पैसा, जिस दिन भी बाद में रिसीव हुआ है वहां तक कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इसका पीरियड क्या कंसिडर करेंगे, फ्रॉम द डेट मनी वॉज रिसीव्ड टू द डे कॉल वॉज फाइनली मेड ड्यू, जब भी मनी मिला है टू द डेट वो कब मनी एक्चुअली मिलना चाहिए था, मतलब यहाँ पे हमें मनी पहले मिल गया है तो हम इसका पीरियड स्टार्टिंग से कंसिडर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स के केस में डायरेक्टर्स को राइट होता है कि वेव ऑफ करे सच इंटरेस्ट, वेव ऑफ करना मतलब वो इंटरेस्ट नहीं देना इंडिविजुअल केसेस में उनके खुद के डिसीजन पे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट फॉर ऑन कॉल्स इन एडवांस के केस में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता है कॉल्स इन एडवांस पर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स के केस में ये क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंटिंग नेचर है और ये प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए इनकम क्रेडिट होगा। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ये नॉमिनल अकाउंट है और ये इंटरेस्ट है, ये कंपनी का एक्सपेंस है। कंपनी का एक्सपेंस क्यों है, आप लॉजिकली सोचो, कंपनी शेयर होल्डर्स को इट इज अ काइंड ऑफ रीबेट, ठीक है, शेयर होल्डर्स ने एडवांस में पैसा पे कर दिया है तो कंपनी उनको इंटरेस्ट दे रही है कि आपने एडवांस में पैसा पे कर दिया है तो हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, तो ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, सो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में शो होगा। अब इसकी जर्नल एंट्रीज दी गई है। नेक्स्ट है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अब फोरफीट करना मतलब क्या, कोई भी प्रॉपर्टी को लेना, अगर कोई भी कंडीशन ब्रीच हो रही है, ठीक है, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो प्रॉपर्टी को जब्त करना, वो प्रॉपर्टी को लेना, दैट ये कॉमन मतलब है फोरफीचर का। इट इज वेरी कॉमन दैट वन और मोर शेयर होल्डर्स फेल टू पे देयर अलॉटमेंट। अब ये बहुत कॉमन सी चीज है कि कुछ शेयर होल्डर्स जो भी अलॉटमेंट है या फिर जो भी उनके कॉल्स है जो उनको पे करना चाहिए, जो उनके पेबल है, वो पे नहीं करते हैं ड्यू डेट्स पे। अगर वो कॉल मनी पे नहीं कर रहे तो इसका क्या करेंगी कंपनी, फोरफीचर कर देंगी, ठीक है, उनके शेयर्स ले लेंगी, फोरफीट कर देंगी शेयर्स को। फोरफीचर ऑफ द शेयर्स इज द एक्शन टेकन बाय कंपनी टू कैंसल द शेयर्स, शेयर्स को कैंसिल करने का एक्शन लेती है कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज फोरफीचर ऑफ शेयर्स। द डायरेक्टर्स आर यूजुअली एम्पावर्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स को पावर किसने दिया है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने, कि तुम शेयर्स फोरफीट कर दो, ठीक है, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स जो भी है उनको प्रॉपर नोटिस देके तुम शेयर्स फोरफिट कर दो। जब शेयर्स फोरफिट होते हैं तो जो भी शेयर होल्डर का टाइटल है वो एस्टिंग्विश हो जाता है, एस्टिंग्विश होना मतलब खत्म होना। बट द अमाउंट पेड टू डेट इज नॉट रिफंडेड टू हिम, जो भी अमाउंट पे किया है वो उनको रिफंड नहीं होता है, इसका मतलब होना कि वो शेयर्स फोरफिट हुए। द शेयर होल्डर्स देन हैज नो फर्दर क्लेम ऑन द कंपनी, तो शेयर होल्डर्स का कोई क्लेम नहीं होता है कंपनी पे। द पावर ऑफ फोरफीचर मस्ट बी एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली हैविंग रिगार्ड टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, इसका पावर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस देख के ही यूज करते हैं, प्रोवाइडेड जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया गया है और वो कंपनी के हित में होना चाहिए, हित में दैट इज बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी यूजुअली ऑथोराइज द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को क्या ऑथोराइज करते हैं, टू फोरफिट शेयर्स ऑफ अ मेंबर्स, मेंबर्स की शेयर्स फोरफिट करो ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, अगर उन्होंने कॉल पे नहीं किया या फिर इंटरेस्ट पे नहीं किया तो पहले उनको नोटिस दो, पहले उनको प्रायर नोटिस दो जैसा भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है, उसके बाद उनके शेयर्स को फोरफिट कर दो। डायरेक्टर्स को भी राइट होता है कैंसिल करने का, जो भी फोरफिचर है वो कैंसिल करने का बिफोर द फोरफिटेड शेयर्स आर री अलॉटेड, अगर वो फोरफिटेड शेयर्स को री अलॉट कर दिया उसके पहले ही कैंसिल कर सकता है डायरेक्टर, उसके बाद नहीं कर सकता कैंसिल। अब अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी,
अमाउंट कॉल्ड अप दैट इज अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। अब यहाँ पे शेयर्स फोरफिट हो गए, मतलब वैसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, लेकिन शेयर्स कैंसिल कर दिए, मतलब हम उसको डेबिट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट टू अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ड्यू था लेकिन पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल भी ड्यू था लेकिन पे नहीं किया, फाइनल कॉल भी ड्यू था बट पे नहीं किया, तो हम इन सबको क्रेडिट कर देंगे। Where all amounts due on allotment, first call and final call has been transferred to calls in arrears। अब वो calls in arrear में ट्रांसफर करना है, तो forfeiture में शेयर कैपिटल को तो क्रेडिट करना ही है, जितने भी कॉल्ड अप वैल्यू है उस हिसाब से, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अमाउंट ड्यू है लेकिन पे नहीं हुआ है, और फोरफिटेड शेयर्स जितना भी उसको पैसा मिला है। Forfeiture of fully paid up shares. Forfeiture of non-payment of calls, premiums, or the unpaid portion of face value is one of the many causes for which a share may be forfeited। अब शेयर forfeiture का बहुत कॉज है, ठीक है। कॉल्स पे नहीं किया, प्रीमियम पे नहीं किया, फेस वैल्यू का पोर्शन पे नहीं किया, इसकी वजह से शेयर्स forfeit हो सकते हैं। बट फुली पेड अप शेयर्स में बी forfeited, लेकिन अगर पूरे पे कर दिए शेयर्स फिर भी कैसे forfeit होगा? फॉर रियलाइजेशन ऑफ डेट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का कुछ उधार होता है, उसको रियलाइज कैसे करेंगी कंपनी? इनके शेयर्स फोरफीट करके, अगर आर्टिकल में स्पेशली प्रोवाइड किया गया है तो। अब नेक्स्ट है री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। अब शेयर्स को फोरफिट कर दिए तो अब उसको वापस इशू कैसे करेंगे? अब फोरफिटेड शेयर्स इज मेरली अ शेयर अवेलेबल टू कंपनी फॉर सेल। अब फोरफिटेड शेयर जो भी है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी उस शेयर्स को एज अ सेल ट्रीट कर सकती है, एंड रिमेन्स वेस्टेड इन द कंपनी फॉर दैट पर्पज ओनली। अब उसको सेल के लिए ही यूज करेंगे। री इशू ऑफ फोरफिट शेयर्स अगर हम कर रहे हैं तो वो शेयर का अलॉटमेंट नहीं है, ये एक टाइप का सेल ही ट्रीट होगा। द शेयर आफ्टर फोर फीचर इन द हैंड्स ऑफ कंपनी सब्जेक्ट टू एन ऑब्लिगेशन। अब वो कंपनी के अंडर एक ऑब्लिगेशन है कि उसको कंपनी को डिस्पोज करना है, ठीक है, उसको कंपनी को सेल करना है। अब जनरली प्रैक्टिकल वे में क्या होता है, फोरफिटेड शेयर्स जो भी है उसको ऑक्शन में डिस्पोज करते हैं, ठीक है, ऑक्शन होता है उसमें ही सेल किया जाता है फोरफिटेड शेयर्स को। दी शेयर्स कैन बी री इशूड एट एनी प्राइस। इस शेयर्स को वापस री इशू कर सकते हैं कोई भी प्राइस पे, सो लॉन्ग एज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, जितना भी टोटल अमाउंट मिल रहा है ओरिजिनल अलॉटी से एंड सेकंड परचेजर से, उस शेयर्स का वो किससे कम नहीं रहेगा, इज नॉट लेस देन द अमाउंट इन अरियर्स ऑन दोज शेयर्स। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी अगर हम री इशू कर रहे हैं? तो वैसे इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन री इशू के केस में बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अमाउंट। जो भी री इशू पे लॉस हो रहा है उसको हम फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और फिर ये जो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, ऐसे कैपिटल रिजर्व हम उसके ट्रीट करेंगे। तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो भी प्रॉफिट हो रहा है री इशू पे, अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब इसमें पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने, अगर री इशू में लॉस हो रहा है तो वो किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए? फोरफिटेड अमाउंट से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस हो रहा है री इशू पे वो कम है फोरफिटेड अमाउंट से, तो जो भी सरप्लस है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ये हमने अभी देखे। फोरफिटेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, अमाउंट ओरिजिनली पेड अप नॉट येट री इशूड, वो वापस से री इशू नहीं किए, उसको हम किस हेडिंग में दिखाएंगे? शेयर कैपिटल में। when only a portion of forfeited shares are reissued, अगर forfeited shares का कुछ ही पोर्शन हमने वापस से री इशू किया तो जो भी उस पर प्रॉफिट हो रहा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अगर री इशू पे लॉस हो रहा है तो वो फोरफिटेड अकाउंट में डेबिट होगा, फोरफिटेड शेयर्स के अकाउंट में डेबिट होगा, ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है। इफ द शेयर्स आर री इशूड एट अ प्राइस विच इज मोर देन फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पे री इशू हो रहे हैं तो जो भी एक्सेस अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे क्रेडिट होगा। अगर री इशू का प्राइस और फोरफिटेड अमाउंट का प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ री इशूड, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू ट्रांसफर सच अमाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अगर री इशूड अमाउंट और फोरफिटेड अमाउंट को टोटल करके अगर वो फेस वैल्यू से ज्यादा आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम में ही ट्रांसफर करें। अब हम देखेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी शेयर्स इशू कर रही है लेकिन बदले में कैश नहीं ले रही है, वो कैश के अलावा कुछ असेट्स ले रही है।
तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरली क्या करती है, अपने शेयर्स को इशू करती है कैश में, और उस कैश को बहुत सी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स हमने परचेज कर लिया, उसके लिए वो यूटिलाइज करती है। लेकिन कभी कभी कंपनी शेयर्स इशू करती है, उसके अगेंस्ट में डायरेक्टली वो या तो लैंड परचेज कर लेंगी, या बिल्डिंग ले लेंगी, या अदर असेट्स लेंगी। शेयर्स में ऑल्सो बी इशूड इन पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय प्रोमोटर्स। अगर प्रोमोटर्स ने कोई सर्विस दी है या फिर लॉयर्स ने कोई सर्विस दी है, उसके अगेंस्ट भी शेयर्स इशू कर सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनीज के फॉर्मेशन में अगर कोई प्रमोटर्स या लॉयर्स सर्विस दे रहा है, उसके अगेंस्ट भी एज अ पेमेंट के बेसिस पे शेयर्स इशू कर सकते हैं। दी शेयर्स शुड बी शोन सेपरेटली अंडर द हेड शेयर कैपिटल। ठीक है, इनको शेयर कैपिटल में हम ट्रीट करेंगे। अब इसकी एंट्रीज क्या होंगी? अगर हमने शेयर्स इशू किए हैं और असेट को परचेज किए, तो इसकी एंट्री होंगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम देखेंगे एमसीक्यूज। फर्स्ट है, द एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ओवर द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स शुड बी क्रेडिटेड टू। फेस वैल्यू से ज्यादा हमें अगर एक्सेस मिल रही है प्राइस, तो उसको हम किस में क्रेडिट करेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हमने देखा था अगर पार वैल्यू से ज्यादा शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट करेंगे। तो इसका आंसर है सी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर writing of any loss on sale of fixed asset, writing of any loss on revenue nature, writing of the expenses or discount on issue of debentures। हमने स्टडी किया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूटिलाइजेशन कंपनी क्या करती है, एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, या फिर अगर डिबेंचर्स इशू डिस्काउंट पे हो रहे हैं, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए। तो इसका आंसर है सी। When shares are forfeited, the share capital account is debited with। जब भी शेयर्स को forfeit करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को किससे डेबिट करेंगे, और शेयर forfeiture अकाउंट को किससे क्रेडिट करेंगे? पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर्स forfeited और कॉल्ड अप कैपिटल्स ऑफ शेयर forfeited, या फिर कॉल्ड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन अरियर्स, या फिर कॉल्ड अप कैपिटल एंड अमाउंट रिसीव्ड। तो हमने देखा था कि जब भी शेयर्स फोरफिट होते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को किससे डेबिट करेंगे? जो भी कॉल्ड अप कैपिटल है शेयर्स फोरफिटेड का। ठीक है, और जो शेयर फोरफीचर अकाउंट है, उसको कैसे क्रेडिट करेंगे? जो भी पैसा मिल रहा है हमें, जो भी शेयर फोरफीचर किया कंपनी ने, जितना भी अमाउंट रिसीव हो रहा है, उससे हम क्रेडिट करेंगे। तो थर्ड का आंसर है सी। अब फोर्थ देखते हैं। टी लिमिटेड प्रपोज टू इशू 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू बी कलेक्टेड पर शेयर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। मिनिमम अमाउंट 5% कलेक्ट होना चाहिए, तो 100 का 5% इज ₹5। तो फोर्थ का आंसर है ए। फिफ्थ है, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड एज अ परसेंटेज ऑफ। डिविडेंड को किस परसेंटेज पे पे करते हैं? ऑथोराइज शेयर कैपिटल, या नेट प्रॉफिट, या फिर पेड अप कैपिटल। हम डिविडेंड को पेड अप कैपिटल के परसेंटेज पे ही पे करेंगे, कंपनीज पे करेंगे डिविडेंड को पेड अप कैपिटल के परसेंटेज पे। तो इसका आंसर है सी। एज पर द सेबी गाइडलाइंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एन एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस दैन 2.5% of nominal value of shares, 2.5% of issue price of shares, 25% of issue price of shares। एप्लीकेशन मनी मिनिमम 25% होना चाहिए सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से। तो सिक्स का आंसर है सी। G Limited acquired assets worth 7,50,000 from H Limited by issue of shares of ₹100 at a premium of 25%। ठीक है, the number of shares to be issued by G Limited to settle the purchase consideration। G Limited ने 7,50,000 के assets H से लिए हैं। अब G Limited को purchase consideration settle करना है। अब वो shares को issue कर रही है। ठीक है, issue of shares कर रही है ₹100 के shares at a premium of 25%। तो वो कितना settle करेंगे कि टोटल आता है 7,50,000। तो हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, 6,000 शेयर्स इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 6 लाख। और 6,000 को अगर 100 प्लस प्रीमियम कितना है? 25। तो 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। 6,000 इंटू 125 करते हैं, तो इसका आंसर आता है 7,50,000। इट मीन्स 6,000 इंटू 125 7,50,000 हो रहे हैं, मतलब वो 6,000 शेयर्स ही इशू करेगा ताकि परचेस कंसिडरेशन पूरा सेटल हो पाए। तो इसका आंसर है ए। हमें फर्स्ट ही आंसर मिल गया, इसका आंसर है ए। तो यहाँ आपका जो भी एमसीक्यूज ओरिएंटेड है, आपको एग्जाम में उतना डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतने डेप्थ में नहीं आएंगे, आपको सिर्फ एमसीक्यूज बेसिस पे आएगा। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैंने आपको वो क्लियर कर दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
Okay, best of luck everyone. Goodbye. Take care.